हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम निशा है और मैं अब 26 साल की हो गई हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरे स्कूल के समय की है। तब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस वक्त मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा गदराया हुआ था, जिससे मैं आकार में बहुत बड़ी दिखने लगी थी। वैसे मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे पास होना नामुमकिन सा लगता था। तब फेल ना हो जाऊं, इसलिए मैं हमेशा परीक्षा में नकल करके पास होती आई थी। आप जानते हैं कि लड़कियों के लिए नकल करना कितना आसान होता है, क्योंकि छुपाने के लिए कई जगह होती हैं और हमारे स्कूल में लड़कियों की ज़्यादा जांच भी नहीं होती थी। इसलिए मैं सभी परीक्षाओं में नकल करके आती थी और अच्छे अंक से पास हो जाती थी। इसी तरह करके मैं 10वीं पास कर चुकी थी, लेकिन अब मेरी 12वीं की परीक्षा भी करीब आ रही थी और तब मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई थी। सच बताऊं तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मुझे याद भी नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा दिमाग और विद्यार्थियों की तरह तेज़ नहीं था। इसलिए नकल करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं और मेरी एक सहेली, हम दोनों ने परीक्षा से एक सप्ताह पहले ही छोटे छोटे फर्रे बनाकर रख लिए थे। तब मैं अपनी सहेली के घर जाकर हम दोनों सोचते थे कि नकल कहाँ छुपाई जाए ताकि हम पकड़े न जाएं। मेरी सहेली भी मेरी ही तरह कमज़ोर थी, उसके घर पर कोई नहीं था। तब मेरी सहेली ने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का स्कर्ट था, इसलिए हम अपनी जांघों पर रबड़ बांधकर नकल का फर्रे को छुपाते थे। फिर परीक्षा में आराम से बैठकर हम वो नकल वाला पर्चा बड़ी ही आसानी से निकाल लिया करते थे। तब मेरी सहेली ने मुझे दिखाया कि कैसे उसने अपनी जांघों पर नकल वाला पर्चा बांध रखा है। कुछ पर्चे उसने अपनी छाती पर भी लगाए थे। बस एक दिक्कत थी कि नकल रखने के बाद ड्रेस के अंदर जो शर्ट होता है उसकी ऊपरी बटन खोलना पड़ता है। मेरी सहेली ने तो कुछ पर्चे अपने अंडरवियर में भी छुपा लिए थे। आगे की तरफ पर्चा छुपाने का मतलब था कि कोई हमारा अंडरवियर तो नहीं उतारेगा, लेकिन एक डर भी था कि अगर कोई लड़का बगल में बैठा हो तो उसके सामने ही स्कर्ट के नीचे हाथ करके हमें अपना फर्रा निकालना पड़ेगा। हमारा प्रयास यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा चिट वाली नकल अंडरवियर और छाती में छुपाई जाए, क्योंकि वहाँ कोई जांच नहीं करेगा। अगर सामने से टीचर आएंगे तब वो छाती और अंडरवियर को चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर रखने से पकड़े जाने का डर थोड़ा कम था। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और परीक्षा का समय आ गया। अब हमारी चिंता भी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब हमारी सोच के अनुसार हमारे सभी पेपर ठीक से होने लगे। बस एक आखिरी पेपर साइंस का बचा था, जिसमें बड़ी गड़बड़ी हो गई। हुआ यूं कि मैं परीक्षा में बैठी थी और लिखना शुरू किया। तब आखिरी 20 मिनट ही बचे थे और मेरा पेपर अभी भी पूरा नहीं हो पाया था। तब जल्दी जल्दी मैं अपनी जांघ पर छुपाई हुई चिट निकालने लगी और लिखने लगी। मैं चिट को देखकर लिखने में इतना मगन थी कि तभी पीछे से मेरे सर कैसे आ गए मुझे पता ही नहीं चला। तब सर ने मुझे नकल करते हुए पकड़ लिया। फिर सर ने मेरे हाथ में वो नकल का चिट देखा। मैं चिट को फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर ने वो चिट मांगी और तब तक मैं ना चाहते हुए भी उनके हाथ में चिट को देने लगी। फिर सर ने मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया। तब मेरा चेहरा रोने जैसा हो गया था। मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। तभी सर ने पेपर पर लिख दिया कि मैं नकल करती हुई पकड़ी गई हूँ और इसी कारण मैं फेल हो जाऊंगी। तभी थोड़ी देर बाद घंटी बजी और परीक्षा ख़त्म हो गई। तब मैं बाहर ही खड़ी रही। आखिरी पेपर और मंगलवार का दिन था। तब सभी बच्चों का पेपर होने के कारण सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। मेरे पिता मेरी शादी करवा देंगे। आखिर में मैंने सोचा कि एक बार सर से माफ़ी मांग कर देख लेती हूँ। तब मैं माफ़ी मांगने के लिए अपने सर के ऑफिस की तरफ गई।
सर का ऑफिस ऊपरी मंजिल पर कोने में ही था। वहाँ थोड़ा अंधेरा था और जब तक ज़्यादातर शिक्षक जा चुके थे, आसपास कोई भी नहीं था। मैं धीरे धीरे मास्टर जी के ऑफिस के पास गई। तब तक मास्टर जी पेपर ठीक कर रहे थे। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर ने कहा आ जाओ। तब मैं डरते हुए धीरे से बोली, सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। तब सर नीचे सर झुकाए पेपर ठीक कर रहे थे। मैंने फिर से कहा, अगर आप सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन कृपया करके मुझे फेल मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ इतना ही नकल किया है और उसी समय पकड़ी गई। मैं झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और सर कुछ बोले बिना ही अपना काम कर रहे थे। तब मुझे लगा कि अब सर मेरी बात नहीं सुनेंगे और मैं पास नहीं हो पाऊंगी। तब डरते डरते मैंने सर के पास गई। फिर सर ने धीरे से मेरे सर से लेकर पाँव तक नज़र दौड़ाई। तब मैं भले ही 12वीं कक्षा में थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम भरा हुआ था। तब सर ने मुझ पर नज़र डाली और कहा, तुमने गलती की है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तब मैंने तुरंत कहा, सर आप कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे फेल मत करना। मेरी बात सुनकर सर ने कहा, लेकिन एक शर्त है, जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा उसके बारे में किसी को बताना नहीं, और जो भी होगा वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें फेल नहीं करूँगा। सर के मुंह से ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने कहा, जी सर, मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी मंजूरी मिलते ही सर ने पेपर साइड में रख दिए और उठकर बाहर जाकर एक चक्कर लगा कर आए। फिर ऑफिस में लौटकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तब मैं उनके पास ही खड़ी थी। फिर सर ने कहा, मुझे पहले बताओ तुमने नकल कहाँ कहाँ छुपाई थी? ये सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई। जब सर ने देखा कि मैं थोड़ी डर गई हूँ, तब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सहानुभूति देते हुए कहा, डरो मत, मेरे पास आ जाओ और खुले मन से बताओ। तब सर का हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कहा, मैंने नकल अपनी जांघों पर और कुछ यहाँ छाती पर रखी हुई थी, और फिर मैंने अपनी छाती की ओर इशारा किया। इस पर सर ने तुरंत कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कैसे छुपाई है। तब मैं बिल्कुल चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। तब सर ने फिर से कहा, डरो मत, यहाँ कोई नहीं है, मुझे दिखाओ। और मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तब मेरे पास सर की बात मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी छाती के अंदर से नकल निकालकर सर को दे दिया। फिर सर ने पूछा, और कहाँ पर छुपाई हैं? मैंने अपनी जांघ की ओर इशारा किया। तब सर ने कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कहाँ कहाँ रखी है, मुझे सभी जगह देखनी है। तब मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है, लेकिन फेल होने का डर भी था, इसलिए मैंने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे फेल नहीं होना है। फिर डरते हुए मैंने अपना ड्रेस थोड़ा ऊपर किया। जैसे ही मैंने ड्रेस ऊपर किया, मेरी गोरी जांघें दिखने लगी और सर उनको देखते रहे। मैंने धीरे धीरे ड्रेस ऊपर किया। क्योंकि चिट रबड़ से बंधी हुई थी, इसलिए मुझे पूरा ड्रेस ऊपर करना पड़ा। मेरी दोनों जांघों पर नकल बंधी हुई थी। फिर सर ने नकल निकालते हुए मेरी टांगों पर हाथ फेरा। तब सर का हाथ मेरी टांगों पर लगते ही मैं कांपने लगी। सर ने दूसरी टांग पर भी हाथ रखा और नकल निकालने लगे। फिर सर ने कहा, ऐसे दोनों हाथों से ड्रेस ऊपर करके पकड़ो। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन सर जो भी कहेंगे मुझे मानना ही पड़ेगा, ये अब मैंने ठान लिया था। तब मैंने ड्रेस को कमर तक ऊपर पकड़ा हुआ था, जिससे कि मेरे अंडरवियर सर को साफ दिखाई दे रही थी। सर कुर्सी पर बैठे हुए थे और दोनों हाथों से मेरी टांगों पर हाथ फिराते हुए नकल निकाल रहे थे। वो जानबूझकर समय लगा रहे थे। हालांकि सर की उम्र अभी भी 50 साल की थी, लेकिन वे काफ़ी जवान दिखते थे। सर का हाथ मेरी टांगों पर फिर रहा था, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं आंखें बंद करके
सर के हाथ को महसूस कर रही थी। अचानक सर ने मुझे गोद में उठा लिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई। तब सर ने कहा, मैं बस तुम्हें अंदर कमरे में ले जा रहा हूँ। क्या और कोई चिट छुपाई है तुमने? मैंने कहा, नहीं सर, अब कोई भी चिट नहीं है। सर ने कहा, मुझे बस एक बार कमरे में ले जाकर देखना है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे अच्छे से देखने दो। फिर सर ने मुझे एक बेंच पर लिटा दिया और कहा, मैं बस थोड़ा देखूंगा कि तुमने कहीं नकल छुपाई तो नहीं है। ऐसा कहकर सर मेरे पूरे वजूद पर हाथ फेरने लगे। तब मैंने कहा, नहीं है सर, जो भी कुछ था मैंने आपको पहले ही दे दिया। तब सर ने कहा, अच्छी तरह से देखना होगा, तुम ऐसा करो, अपना ड्रेस ऊपर कर लो। फिर उन्होंने खुद ही मेरा ड्रेस ऊपर किया। मैंने कहा, सर नहीं है, किसी ने देख लिया तो? सर ने कहा, कोई नहीं देखेगा, दरवाज़ा बंद है। फिर उन्होंने मेरा ड्रेस ऊपर किया और मेरा सफ़ेद शर्ट निकाल दिया। फिर धीरे धीरे सर ने ऐसे ही करके मुझे तैयार कर लिया। ना चाहते हुए भी मुझे सर की सारी बातें माननी पड़ रही थी। लेकिन मास्टर जी में एक बात तो बहुत अच्छी थी कि अधेड़ उम्र के होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और इसका अंदाज़ा मैं लगा चुकी थी। फिर उन्होंने तुरंत ही मेरे हाथ में पेपर दिया और कहा, इसे घर ले जाकर पूरा लिखो और बुधवार को वापस लाकर मुझे दे देना। तब उन्होंने मुझे फिर से चेतावनी दी कि इस बारे में किसी को कुछ ना बताना। उस साल पहली बार मुझे साइंस में सबसे ज़्यादा अंक मिले थे और मैं अच्छे अंकों पर पास हो गई थी। उस दिन मुझे सीखने को मिला कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पापा, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी पहली पहली बार तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी इस तरह की ज़िंदगी की। मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाप एक भेड़िया है, बल्कि बाप के नाम पर एक कलंक है। भगवान करे ऐसा बाप किसी भी बेटी को ना मिले। जब आपको मेरे बाप की करतूतों का पता चलेगा, तब शायद आप भी हैरान हो जाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम कामनी है और मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरा जन्मदिन है। सभी रिश्तेदार और दोस्त मेरी सालगिरह में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के गार्डन में ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने लिए आज ब्लैक कलर के कपड़ों का चुनाव किया था। वो कपड़ा बिल्कुल किसी जल परी की तरह था। मैं उसे पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूरे परिवार में ये बात कही जाती थी कि कामनी जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से मुस्कुराकर अपनी तारीफ स्वीकार कर लेती थी। ये सब मेरे लिए बहुत आम बात थी। मैंने बाल खोलकर आगे को किए हुए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था, जो मेरी रंगत पर खूब जच रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझे पापा का पैगाम पहुंचाया था कि आपके पापा आपको गार्डन में बुला रहे हैं। सभी मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतज़ार है। मैंने सर को हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर मैं नीचे की तरफ बढ़ गई थी। उस कपड़े में मुझे चलने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं बहुत संभल कर चल रही थी, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत बदनामी होती। इसीलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। सीढ़ियाँ पार करके मैं लॉन्ज में आ गई थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी नज़रों से छिपा हुआ है। लेकिन मैंने सर को झटक दिया। ये एहसास तो मुझे कुछ महीनों से हो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात को ध्यान नहीं देती थी। मैं गार्डन एरिया में पहुंची तो पापा सामने ही खड़े हुए थे और अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। उनके ही एक दोस्त ने उन्हें मेरी तरफ देखने को बोला तो वो मुस्कुराए हुए मेरे पास आ गए। उनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था।
जो मुझे बेहद बुरा लग रहा था। बेशक मैं एक ऐसे घराने से थी जहां इन तमाम चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता था। हम जैसे लोगों के लिए शराब आम चीज़ होती है, लेकिन मैं अपने परिवार की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। मुझे न जाने क्यों उसे देखकर ही उबकाई आ जाती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव को देखकर ही समझ गए थे कि मैं उनके हाथ में मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने रास्ते में आई हुई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया था और मेरे करीब आकर मुझे प्यार से अपने गले लगाया था। गले लगाते वक्त उनका स्पर्श गलत जगह हो रहा था और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। और फिर सबके सामने उन्होंने मेरे माथे पर मोहब्बत भरा किस किया था। आज पापा ने जिस अंदाज में मुझे गले लगाया था, शायद उनका स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सहम गई थी। फिर उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया और अपने साथ लगाते हुए केक टेबल के पास ले गए और एक माइक अपने हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ लेने लगे। मैं अपने पापा को ही देख रही थी। जब उन्होंने मेरे लिए गाना गाना शुरू किया था, तब मैं मुस्कुरा उठी थी। पापा को गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। सब धीरे धीरे तालियां बजाकर उन्हें सराहना दे रहे थे। इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े अपने सबसे ख़ास नौकर पर गई थी, जो हमारे घर का सबसे अच्छा नौकर था और ज़्यादातर मेरे काम वही किया करता था। किशन की नज़र मेरी तरफ ही थी। न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जैसे किशन मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मेहमान और रिश्तेदारों की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। गाना ख़त्म हो जाने के बाद पापा मुझे लेकर टेबल के पास आ गए और केक कटिंग करने का कहने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई थी और केक काट दिया था। सब जगह तालियां गूंज उठी थीं। मैंने पापा को केक खिलाया तो उन्होंने भी मुझे केक खिलाया। अभी हम यही सब कर रहे थे जब वही नौकर मेरे पास आया और मेरी तरफ एक डब्बा बढ़ाते हुए बोला, मैडम साहिबा, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मैं अपनी खुशी में मगन थी। अचानक से पलटी। किशन ने आखिर हिम्मत कर ही ली थी। मैंने उसके मामूली से गिफ्ट को देखा। मैं अभी हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो फौरन ही ज़मीन पर गिर गया। गिफ्ट नीचे गिरता इससे पहले ही मैंने थाम कर उसे टेबल पर रख दिया। पापा उस नौकर को देखते हुए गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने की? तुम 2 टके के नौकर हो और मेरी बेटी को गिफ्ट दोगे? वो और कुछ कहते इससे पहले मैंने पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, ये तो तोहफा ही है, मैं इसे ले लेती हूँ। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही पापा बोले, चुप हो जाओ, तुम मेरी फूल सी बच्ची हो। तुम्हें ऐसे मामूली तोहफे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से निकलो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी बेटी से दूर रहा करो, लेकिन तुम बेवजह ध्यान खींचने के लिए इसके आसपास मंडराते रहते हो। ये कहते ही उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया और किशन को बाहर निकलवा दिया, जबकि मैं अपनी जगह पर सन्न सी खड़ी थी। पापा ने आज से पहले कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो किशन को निकालने पर तुल गए। हालांकि ये बात तो सभी जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा नौकर किशन ही है, लेकिन आज पापा के इस रवैये को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। ये बात सच थी कि जब पापा को गुस्सा आता था तो वो किसी की भी नहीं सुनते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे। लेकिन इस पल हालात बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे। मैंने फ़ौरन ही पापा को संभाल लिया। उनके दोस्त भी उनके करीब आ गए थे, वरना पापा का बस नहीं चलता तो वो किशन का कत्ल ही कर देते। मैंने फ़ौरन ही वो तोहफ़ा भी अंदर भिजवा दिया। मैं बेवजह किसी के तोहफे की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मुझ में इंसानियत अभी बाकी थी। पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की ही तरफ लगा हुआ था कि उन्होंने आज ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो उन्होंने मासूम किशन को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि मुझे पता था कि किशन की एक माँ है और 2 बहनें हैं। वो बहुत मजबूर है
तभी ये नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा था कि उसके पास बहुत काबिलियत थी। वो अगर नौकरी ढूंढने निकलता तो उसे कुछ ही दिन में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती, लेकिन वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे दिल से अफसोस हुआ था और मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अगर मेरी वजह से कुछ हो सका तो मैं ज़रूर किशन के लिए कुछ करूँगी, क्योंकि वो मेरी वजह से ही इस नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरे कॉलेज की सहेलियां भी आ गई थीं, जिनके साथ मैं मगन हो गई। मैंने उन्हें देखते ही गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को आने में कितना वक्त लग गया। पापा ने केक भी कटवा दिया। मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई, जबकि सबने मेरी बात का बुरा नहीं माना और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तकरीबन 1 बजे के बीच सब मेहमान और रिश्तेदार घर से जाना शुरू हो गए। मैंने साफ तौर पर पापा के अंदर अजीब सी हरकतें देखी थीं। वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और बेसमेंट की तरफ देख रहे थे। हमारा घर बहुत अजीब था। कभी मुझे लॉन्ज में ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कुछ रहस्य हो रहा है, तो कभी बेसमेंट की तरफ लगता था कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। मगर मैंने कभी भी अपने ख्याल जाहिर नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपने ख्याल जाहिर करती तो बेवजह मुझे डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीज़ों से दूर रहा करो और गलत बात बिल्कुल मत सोचा करो, जितना मैं सोचती थी। इसीलिए मैं चुप रहने में ही भलाई समझती थी। मैं कुछ सोच कर पापा के पास आई थी। उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ ध्यान देने को कहा था। पापा, क्या हो गया है आपको? कब से देख रही हूँ आप मुझे बहुत उदास और परेशान लग रहे हैं। सब अच्छा है ना? मेरी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सर को हल्के से हिलाकर बोले, तुम एक काम करो, आराम करने के लिए कमरे में अंदर चली जाओ। मैं थोड़ी देर में एक काम निपटा कर आता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। पापा का कहना था कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ तो कभी भी मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, ये अशुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं आंखें बंद करती, उससे पहले ही मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी का फ़ोन आना परेशानी की निशानी होती है। पापा भी बाहर थे। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फ़ोन कान से लगा लिया। तभी एक भारी और ख़ास आवाज़ मेरे कानों से टकराई, अगर बेहतरी चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, हर चीज़ से दूर रहो, खास करके अपने बाप से, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या समझती, उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया, यानी कि कॉल कट चुकी थी। मैंने दोबारा उसी नंबर पर डायल किया था, क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था। मुझे अपने पापा से भला क्या खतरा हो सकता था, लेकिन अब नंबर ही बंद जा रहा था। वो जो भी था, मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान करके रख दिया था। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़े इसी बारे में सोचती रही और फिर ये सोचकर सर को झटक दिया कि हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी आज मेरा बर्थडे था, यही सोचकर मैंने अपना ध्यान भटका लिया था। लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये बात अटक गई थी कि कुछ असामान्य है। वैसे भी जब मैंने होश संभाला था, तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ महसूस करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हैं। जब भी वो अचानक घबरा जाते हैं, आधी रात को घर से निकल जाते हैं और मुझे सब चीज़ों से दूर रखते हैं। कई बार मैं उनके बिजनेस में दखल देने की कोशिश करती थी या उनके ऑफिस जाने की ज़िद करती थी, तो वो साफ मना कर देते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस घर पर रहा करो, तुम्हें वहाँ आने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैं वजह पूछती तो ये यही कहते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है,
जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहती हो। अभी पढ़ाई करो और मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, यही तो दिन है एंजॉय करने के। लेकिन मैं सबसे अलग थी। बचपन में ही मम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन नहीं था जिसके साथ मैं खेलती। बस एक अम्मा जी थीं जो हमारे घर की नौकरानी थीं। उनसे ही मेरी बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा एक पापा थे और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में भी सिर्फ 2 ही दोस्त थे। इसके अलावा तो बस नाम के ही दोस्त थे जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेटस की वजह से मेरे करीब आए थे। इन बातों ने मुझे बहुत गंभीर बना दिया था। अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिजनेस समझ जाऊं, ताकि बाद में जब मुझे बिजनेस संभालने की ज़रूरत पड़े तो मैं सब चीज़ें जान सकूं। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर कर देते थे। बेशक वो मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, कभी मुझे किसी चीज़ का ताना नहीं देते, अपनी सर आंखों पर बिठाते थे। लेकिन मैं भी इंसान थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारियां आएं। लेकिन पापा देना ही नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा, रात गहरी होती रही, लेकिन पापा का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने उन्हें फ़ोन भी लगाया था, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। मुझे अचानक से चिंता होने लगी थी कि आखिर पापा कहाँ चले गए। मैंने एक चादर खुद पर लपेटी और बाहर आ गई। सीधा चौकीदार के पास पहुंची, क्योंकि ज़्यादातर उसे ही पता होता था कि पापा कब और कहाँ गए हैं। यही सोचकर मैंने अपने कदम चौकीदार की तरफ बढ़ाए और उसे जगाने लगी। वो मेरी पहली आवाज़ पर ही चौंक कर उठ गया था। वो मुझे देखकर हैरान भरे लहजे में बोला, जी मैम साहब बताइए। मैं सो गया था, दरअसल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो टूटे फूटे शब्दों में बोला था। मैंने उसकी तरफ देखा और सर को ना में हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि पापा कहाँ पर हैं और कब तक वापस आएंगे। मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं नींद आ रही, बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल के बाद बोला, मालकिन साहब ने मना किया है कुछ भी बताने के लिए। उनका कहना है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, बस एक ज़रूरी काम निपटा रहे हैं। आप परेशान ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साहब से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक हैं। जबकि मैं गुस्से में बोली, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ पर हैं और क्या काम कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम आएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, बस तुम मुझे। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मालकिन लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं साहब का बहुत वफादार आदमी हूँ। पापा के सारे नौकर उनके वफादार थे, उनसे कभी गद्दारी नहीं करते थे। न जाने क्यों मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि क्या फिर किशन पापा से गद्दारी कर रहा था। पल भर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और खामोशी से अपने कमरे में अंदर चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक से पापा की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी, यानी कि पापा आ गए थे। मैंने सुकून का सांस लिया और फौरन उठकर खिड़की के पास आ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक पापा ही आए थे और वो चौकीदार से कोई बात कर रहे थे। यकीनन चौकीदार मेरे बारे में ही पापा को बता रहा था। अचानक ही पापा ने मेरी तरफ देखा था। मैं खिड़की के पास थी। मैं फौरन ही 2 कदम पीछे हट गई। जो भी था, मैं अपने पापा से घबरा जाती थी। रात के इस पहर अगर वो मुझे जागता हुआ देख लेते तो यकीनन वो मुझ पे बहुत गुस्सा करते। इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। पापा अब आ चुके थे, इसलिए मुझे अब इत्मीनान हो गया था। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में चली गई। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरी सालगिरह को बीते हुए 15 दिन हो चुके थे। मेरी मामूली ज़िंदगी अपनी डगर पर ही चल रही थी। सुबह सवेरे जागना, कॉलेज के लिए तैयार होना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाना, वहाँ से 2 बजे वापस आना और थोड़ी देर अम्मा जी से बात करने के बाद आराम करना। यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। मगर आज कुछ अलग था। मैं अभी अपने कंप्यूटर पर बैठी कुछ काम कर रही थी जब अचानक अम्मा जी कमरे में आईं
और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही है मेरी लाडो बेटी। उनका अंदाज हमेशा ममता से लबरेज होता था, इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं टोका था। मैंने उनकी तरफ देखा और प्यार से बोली, बस अम्मा जी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, दुआ कीजिए कि नंबर अच्छे आएं। वो फौरन मेरे पास आकर प्यार से मेरे माथे पर किस देते हुए बोली, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज मार्केट चलें। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई। बाबा ने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका टोका था। मेरा जहाँ दिल चाहता था, जब जी चाहता था, मैं चली जाती थी। दोस्तों के साथ घूम फिर आती थी। कुछ लेना होता था तो शॉपिंग मॉल भी चली जाती थी। अब अचानक से अम्मा जी का आना और मार्केट के लिए कहना, मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। मेरा इरादा मार्केट जाने का नहीं था, क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। मैं अम्मा जी की तरफ देखते हुए आराम से बोली, आज नहीं अम्मा जी, कल चलेंगे। मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन ही मेरे पास होंगे कॉलेज में इसे सबमिट कराने के लिए। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वो बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी अंग्रेजी मुझसे मत बोलो। तुम मेरे साथ चल रही हो, बस मैंने कह दिया। मैं बस अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ, तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो। वो अधिकार जताते हुए बोली और वहाँ से चली गई, जबकि मैं अपना सर थाम कर बैठ गई थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अम्मा जी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और मेरे लिए प्रोजेक्ट भी बहुत अहम था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने एक फैसला लिया कि मैं अम्मा जी के साथ चली जाती हूँ। वो इतनी मोहब्बत से मेरे पास आकर बोली थी कि अब उन्हें इनकार करना उनकी बेइज्जती होगी। यही सोचकर मैंने अपना प्रोजेक्ट बंद किया और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए। मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था। मैं बाहर आई तो अम्मा जी सफ़ेद शलवार कमीज पहने हुए खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने पास जाकर उन्हें चलने के लिए कहा। फौरन ही ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया। मैं अम्मा जी के साथ पीछे बैठ गई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा आप बताइए कहाँ जाना है और क्या ख़रीदना है आपको। वो फौरन से बोली, मैंने अपनी लाडो को तोहफा नहीं दिया था, मुझे साहब ने तनख्वाह इस बार थोड़ी देर से दी है। चलो मैं तुम्हें तोहफा दिलाऊंगी, हम मार्केट चलते हैं, जो घर के करीब ही है। जबकि मैं उनके प्यार पर बहुत मुस्कुराई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा हैं, मुझे किसी तोहफे की ज़रूरत नहीं है। और रही बात सालगिरह की, तो दिन निकल चुका है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वो बोली, सही बात है, हम तो नौकर हैं, इसलिए तुम हमारा तोहफा नहीं लेना चाहती, किसी और की तरह तुम मेरा तोहफा भी फेंक दोगी। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा तो लाल हो गया था और मैंने सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी। अच्छा चलिए छोड़िए, आपको जो तोहफा दिलाना है मुझे दिला दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ये बोलकर मैंने ड्राइवर को आदेश दिया और करीबी मार्केट की तरफ ले जाने के लिए कह दिया। कुछ पल की दूरी के बाद हम मार्केट पहुंच गए थे। अम्मा जी अपनी शॉपिंग में मगन हो गई थीं और मैं अपनी शॉपिंग में। काफ़ी अरसा हो गया था मैं मार्केट भी नहीं आई थी, इसलिए मैं मगन अंदाज में अपने लिए चीज़ें खरीद रही थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। किसी की नज़रों की तपश मुझे लगातार अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। मैंने बेमन मुंह घुमाकर देखा, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं था। मैंने अपने ख्याल को झटककर आगे बढ़ गई और अपने लिए चूड़ियां लेने लगी, मगर अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने फौरन पीछे की तरफ देखा, वहां किशन खड़ा था। उस समय वो ब्लैक पैंट और शर्ट में था और काफ़ी आकर्षक लग रहा था। कुछ पल के लिए तो मैं उसकी शख्सियत को देखकर हैरान रह गई कि वो इतना बदल गया है। मुझे कुछ लम्हे लगे उसे पहचानने में, वरना आम तौर पर मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 15 दिन ही तो बीते थे उसे नौकरी से निकाले हुए। वो मुझे देखते हुए बोला, कैसी हैं मैडम, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने हैरानी से किशन को देखा कि वो किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था।
हालांकि वो मुझे मैडम साहिबा या मालकिन कहता था। मैंने सिर को हल्के से झटक दिया और उसे देखते हुए बोली, हाँ किशन, मेरी तबीयत भी ठीक है और हालात भी। तुम बताओ, तुम कैसे हो? उस दिन पापा ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पापा को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल वो थोड़ा, मैं कुछ और कहती इससे पहले ही वो बोला, काफ़ी दिनों से आपका पीछा कर रहा था, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आपके साथ गार्ड्स भी होते थे और आप व्यस्त भी रहती थी, लेकिन आज शायद आप फुर्सत से शॉपिंग करने आई हैं। मैंने सर को हल्की झलक दी जब वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपने वो तोहफा खोला जो मैंने आपको दिया था? उसके अचानक सवाल पर मैं झेंप गई। मेरे पास खूब धन दौलत थी, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत साधारण स्वभाव की थी। मैं किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आती थी, बल्कि हर किसी को अहमियत देती थी और किसी को कमज़ोर नहीं समझती थी। मैं किशन को देखते हुए बोली, नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल उस समय अफरा तफरी ऐसी हो गई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला। खैर, मैं अभी देखूँगी, तुम परेशान मत हो। और इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। यकीन मानो, मैंने अब तक इस तोहफे को संभाल कर रखा है। मैं ज़रूर आज जाकर देख लूँगी कि तुमने मुझे क्या दिया है। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, आपके लिए बेहतर होगा मैडम कि जल्द से जल्द उस तोहफे को देख लें, वरना बहुत देर हो जाएगी। और अगर आपको हकीकत पता चल जाए तो मेरे तोहफे के डब्बे के नीचे एक नंबर होगा, उस पर कॉल कर लेना। बाकी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ये कहते ही वो अचानक मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वो भीड़ में कहीं खो गया था। हम जिस मार्केट में आए थे वो मुझे पसंद नहीं थी, मगर मैंने अम्मा जी की खुशी की खातिर यहाँ आने में राहत जानी। अचानक अम्मा जी मेरे सामने आ गईं और मेरी तरफ एक शॉपिंग बैग बढ़ाते हुए बोली, माफ़ करना, देर से तोहफा दे रही हूँ, लेकिन याद रखना, बहुत दिल से लिया है तुम्हारे लिए। मैंने मुस्कुराकर उनसे वो बैग ले लिया और उन्हें देखते हुए बोली, अगर कुछ और ख़रीदना है तो आप ले लीजिए, पे मैं कर दूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे देखकर ना में सर हिलाते हुए मेरा हाथ थाम गईं और मुझे लेकर गाड़ी की तरफ चल पड़ीं। हालांकि मुझे भी 2-4 चीज़ें ख़रीदनी थीं जो मुझे पसंद आई थीं, लेकिन किशन ने बात ही इस किस्म की कर दी थी कि मेरे दिल में अब जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि आखिर उस तोहफे के अंदर ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, जो मुझे एक बड़े ख़तरे से बचा लेगा। उस डब्बे के नीचे नंबर, ये सब क्या कहानी थी? मैं इस गुत्थी को अब सुलझा देना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोशी से घर की तरफ बढ़ चुकी थी। अम्मा जी अपने क्वार्टर में आराम करने के लिए चली गई थीं, जबकि मैं फ़ौरन अपने कमरे में आई थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने किशन का तोहफा कहाँ पर रखा है, इसलिए मैं पागलों की तरह पूरा कमरा बिखेर चुकी थी, लेकिन उसका तोहफा मुझे कहीं भी नहीं मिला। अचानक ही मुझे याद आया था कि मैंने वो तोहफा एक नौकर के ज़रिए घर के अंदर भेज दिया था, इसलिए मैं एकदम नौकर को याद करने लगी थी और फ़ौरन ही मेरी आंखें चमक उठी थीं। वो नौकर अम्मा जी की ही रिश्तेदार थी। मैं फ़ौरन नीचे आई थी और रानी को आवाज़ देने लगी। मेरी 1-2 आवाज़ के बाद ही रानी मेरे सामने किसी बोतल के जिन्न की तरह सामने आ गई। मैं उसको देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली, रानी, मुझे सच सच बताओ, तुमने उस तोहफे का क्या किया था? जबकि मेरे सवाल पर रानी के माथे पर नासमझी के एक्सप्रेशन आए थे और वो मुझे देखते हुए बोली थी, क्या मतलब मैडम साहिबा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। कौन सा तोहफा और मैंने क्या करना है? मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरा मतलब है, मेरी सालगिरह वाले दिन मैंने तुम्हें एक लाल रंग का डिब्बा दिया था और कहा था कि इसे अंदर रखवा दो। वो दूसरा तोहफा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर से एक साया सा लहराया था। वो मुझे देखते हुए परेशान होकर बोली, आपके पापा का गुस्सा देखकर हमने यही सोचा कि इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, लेकिन हम लोग डर गए थे, इसलिए हमने पता नहीं कहाँ रख दिया।
हमें भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है कि हमने वो तोहफा किचन में या फिर लॉन्ज या ड्राइंग रूम में रखा था। हम फौरन ढूंढ देते हैं, वो बहुत ही सलीके से बोली थी, जबकि मैंने सर हिलाकर उसके साथ वो तोहफा ढूंढना शुरू कर दिया था। उस तोहफे में एक गहरा राज था जो अब मुझे जानना था, और यही चीज़ मुझे टेंशन में डाल चुकी थी। मैं और रानी थोड़ी ही देर में लॉन्च भी बिखेर चुके थे, लेकिन कहीं भी हमें वो तोहफा नहीं मिला। मैंने गुस्से से रानी की तरफ देखा, जबकि वो फौरन बोली, मैडम साहिबा, मैं किचन में देख लेती हूँ, शायद वहाँ पर हो। और मैं फौरन ही ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। मेरे लबों पर बस एक ही बात थी कि वो तोहफा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। आखिर पता तो चले कि उस तोहफे में ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, जो मुझे एक खतरे से दूर कर सकता है। मैं ड्राइंग रूम में ही छान रही थी जब अचानक मुझे एक ड्रॉअर में एक तोहफा मिल गया। मैंने फौरन खुदा का शुक्र किया और रानी को मना कर दिया कि अब मत ढूंढो, मुझे मिल चुका है। मैं वहीं बैठकर उस तोहफे को खोलने के बारे में सोच रही थी। वो तोहफा एक मामूली से रैपर में लिपटा हुआ था। एक पल के लिए मेरे दिल में डर भी जागा था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मेरी जान बचा सकता है, जो मुझे एक खतरे से दूर कर सकता है। यही बातें मुझे अजीब कश्मकश में डाल रही थीं। चंद पल वहीं बैठकर उसे बंद तोहफे को देखती रही और फिर कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर पापा का कोई कैमरा भी हो सकता था। उसके अल्फाजों से साफ जाहिर था कि जो भी मामला है वो पापा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर मैंने वो रैपर खोलकर एक तरफ रख दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और जैसे ही मैंने वो डब्बा खोला, उसके अंदर एक ख़त मौजूद था। मेरे माथे पर बल आए, आखिर इस खत के अंदर क्या है? और फिर जब मैंने वो ख़त निकालकर पढ़ना शुरू किया, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। मेरी रूह तक कांप गई। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई। मैंने वो डब्बा अपने हाथ में ही ले रखा था, क्योंकि मुझे याद था कि उसने कहा था, इस डब्बे के पीछे एक नंबर मौजूद है। मैं वो डब्बा हाथ में थामकर नीचे आई थी। जो भी मामला था, लॉन्ज और बेसमेंट का ही था। मुझे इन दोनों जगहों पर ही शक था, और इस खत में भी इन दो जगहों का ही जिक्र किया गया था। मैं लॉन्ज के कदरे कोने वाले हिस्से में आ गई, और जब मैंने अपना पाँव ज़ोर ज़ोर से कोने वाले फर्श पर मारा तो मुझे लोहे की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मैंने सब कुछ सोचकर आंखें बंद कर लीं। मुझे अपने बाप से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं अभी इस जगह को खोल कर नहीं देख सकती थी, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से नौकर मौजूद थे। मेरा इरादा अब बेसमेंट की तरफ जाने का था, लेकिन मैं अभी दिन के वक्त नहीं जा सकती थी, क्योंकि सब लोग जाग रहे थे और मैं नज़रों में आ सकती थी। इसलिए मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने अपना सर थाम लिया था। उस खत के अंदर जो लिखा था वो ये था, मैं किशन हूँ, लेकिन मैं एक खुफिया एजेंसी से आया हूँ आपकी मदद करने के लिए। हम आपके बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे फ़ौरन ही आपके यहाँ बतौर नौकर भेजा गया है। जिसे आपके पापा ने चुना था, हमने उसे रास्ते से हटा दिया था, यानी उसे ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे समझाकर दूसरी नौकरी दिलवा दी थी। उसकी जगह मैं आ गया था, आपके पापा के साथ रहने की कोशिश करने लगा था। तब कहीं जाकर मुझे सारा मामला समझ आया। दरअसल आप अपने बाप की संतान नहीं हैं, आपको गोद लिया गया है। आपके पापा कभी बाप नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने अपनी झूठी पहचान बनाने के लिए आपको अपनी बेटी बना लिया। आपके पापा का काम बहुत ही खतरनाक है। वो लोग अगवा करते हैं, खास करके लड़कियों को, और फिर उनके अंग निकाल कर बेच देते हैं। ज़्यादातर लड़कियां बेसमेंट में होती हैं, और जब उनका कत्ल हो जाता है तब उन्हें दफना दिया जाता है। और ज़्यादातर लड़कियों को आपके लॉन्च के उस कोने में मौजूद एक जगह पर फेंक दिया जाता है, जो बिल्कुल एक टैंक की तरह अंदर की तरफ बना हुआ है, ताकि ना किसी को पता चले और ना ही कोई सबूत मिले। अगर आप मेरा साथ देना चाहती हैं और अपने बाप को बेनकाब करना चाहती हैं, तो मेरे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने बाप को बेनकाब नहीं करेंगी तो कुछ दिनों बाद आपका सौदा भी हो जाएगा।
आप जब पार्टी में गई थीं तब ज़्यादातर क्लाइंट बाहर से आए थे। उन सब के सामने आपको ले जाया गया था ताकि वे लोग आपको पसंद कर लें। आपको मारा नहीं जाएगा, ना ही आपके अंग निकाल कर बेचे जाएंगे, बल्कि आपको ऐसी जगह बेच दिया जाएगा ताकि आपके शरीर का इस्तेमाल करके अमीर आदमी लज्जत हासिल कर सकें। दुनिया में यही मशहूर है कि आप राजवीर खुराना की बेटी हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना डीएनए टेस्ट भी करवा सकती हैं। ये बातें मेरे दिमाग बंद करने के लिए काफ़ी थीं। सबसे पहले मैं बेसमेंट चेक करना चाहती थी, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ती। किशन की बात सही थी। पार्टी के दौरान मुझे कई बार अपने वजूद पर गहरी निगाहें महसूस हुई थीं और अपने पापा का स्पर्श भी गलत महसूस हुआ था, लेकिन मैं हमेशा अपना सर झटक दिया करती थी कि कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी गलतफहमी है। मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है, शायद इसी वजह से सब मुझे देख रहे हैं, मगर कुछ तो अलग था। और अब लॉन्च के अंदर उस जगह से आवाज़ आना इस बात की निशानी थी कि पापा कुछ तो कर रहे हैं। अब रात धीरे धीरे गुजरती चली गई थी। जैसे ही शाम के साए ढले, तमाम मुलाजिम अपने क्वार्टर में चले गए थे। सिर्फ एक चौकीदार और कुछ गार्ड्स ही मौजूद थे, जिनका ध्यान बेसमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। मैंने बहुत एहतियात के साथ करीब 11 बजे के बीच अपने कमरे से निकलकर बेसमेंट की तरफ रुख किया। मुझे बस एक ही डर था कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जा न हो जाए। मेरे लबों पर सिर्फ एक दुआ थी कि पापा भी न आएं, क्योंकि अगर मुझे इस वक्त कोई देख लेता तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी। मैंने बहुत एहतियात से वो रास्ता पार किया। जब मैं बेसमेंट के करीब आकर उसके दरवाजे को देख रही थी तो चंद सेकंड के लिए मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ी रही। न जाने क्यों मुझे वाज़े तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर लड़कियां मौजूद हैं। मैंने अपने कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ाए। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी कि कोई मुझे देख न ले, और जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बड़े ताले से बंद कर दिया गया था। मेरी नज़र बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि बाबा ने अगर अंदर लड़कियां रखी होंगी तो वो यहाँ से गाफिल नहीं हो सकते। मेरे फौरन एक छोटी सी झुर्री से अंदर झांका था और किशन की बात सच साबित हो गई थी। पापा वाकई लड़कियों को अगवा करके बेसमेंट में रखे हुए थे। कुछ लड़कियों को शारीरिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आगे भेजा जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बाप इस हद तक जा सकता है। पैसों की लज्जत इंसान को ये सब करने पर मजबूर कर देती है। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि मेरे बाप ने मेरा ही सौदा कर दिया था। बेशक मैं उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला था, मुझे प्यार दिया था, मुझे हर ऐशो आराम और माला माल रखा था जो एक पिता अपनी औलाद को देना चाहता है। मैं अपने कमरे में आकर अपने पापा के बारे में सोच रही थी। अगर उस समय मैं स्वार्थी हो जाती, उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचती, तो मुझ पर लानत थी। मैं भी तो एक लड़की थी और मेरी जान को भी खतरा था। अगर मैंने किसी और से संपर्क नहीं किया होता तो मैं भी बुरी तरह से फंस सकती थी, और बेसमेंट में मौजूद वो मासूम लड़कियां भी जान की बाजी हार सकती थीं। मैंने थोड़ी देर तक इसी बारे में सोचा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे फ़ोन कर देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं फ़ोन कर देती तो मुझे गवाही देनी थी और इसके बाद पापा की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। मेरी गवाही बहुत मायने रखती थी, क्योंकि मैं उनकी संतान थी, उनके साथ रहती थी। मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को कोई नहीं समझ सकता था। कानून भी मेरी गवाही को तुरंत मान लेता। कुछ सोचकर मैंने गहरी सांस ली और उस नंबर पर फ़ोन डायल कर दिया। मेरे पहली बेल पर ही कॉल उठाई गई। सामने से कोई और बात कर रहा था। मैंने धीरे धीरे उसे सारी स्थिति से अवगत करवा दिया था और बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। जब किसी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और तुरंत ही आधे घंटे बाद वो पूरी फोर्स के साथ हमारे घर आ पहुँचे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस हद तक जाऊंगी। मुझे आज समझ आया था, मेरी तन्हाई, मेरी खामोशी, मेरी समझदारी अब किस काम आई थी। बेशक तन्हाई इंसान को खोखला कर देती है,
लेकिन कुछ तन्हाई इंसान को इतना समझदार बना देती है कि वो अपनी ज़िंदगी को संवार लेता है। किशन ने फौरन ही पापा को अरेस्ट करवा दिया था, जबकि पापा मुझे बेयकीनी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस हद तक पहुंच गई, जिस हद से पापा मुझे हमेशा दूर रखते थे। फौरन ही उन्हें जेल कर दिया गया था और जब मैंने गवाही दी तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। पापा का ज़्यादातर पैसा हराम का था, इसीलिए उन सभी पैसों को भी मैंने चैरिटी में दे दिया था, क्योंकि पापा के बाद उनका वारिस मैं ही थी। मैंने बस अपनी ज़िंदगी के मुताबिक अपने पास पैसे रखे थे और उससे कारोबार शुरू किया था और दिल लगाकर उसमें मेहनत करने लगी थी। कभी कभी मुझे मेरे पापा याद आते हैं, लेकिन जब उनकी हरकतें याद आती हैं तो मेरा दिल फटने के करीब आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किया था उसकी माफ़ी नहीं थी। उनके साथ यही होना चाहिए था। इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए सबसे बड़ा हाथ किशन का था, जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं उसे एक अच्छा दोस्त भी मानती हूँ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मैंने अपने पापा के साथ ठीक किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। कैलाश अंकल, आप मेरी विधवा माँ की अच्छे से सेवा करना, फिर मैं आपको वो सुख दूंगी जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। निशा की बात सुनकर कैलाश का मुंह खुला का खुला रह गया। कैलाश की पत्नी को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला था। दूसरी ओर मधुबाला भी तो अकेली ही थी। मधुबाला के छोटे से परिवार में बस एक गोद ली हुई बेटी थी। मधुबाला के पति की मृत्यु को करीब 2 साल हो चुके थे। उनकी गोद ली हुई बेटी निशा अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। वो भी बहुत खूबसूरत और स्वभाव से चंचल लड़की थी, जिसकी देखभाल मधुबाला पूरी ममता के साथ करती थी। कैलाश मधुबाला के हर छोटे बड़े काम में मदद किया करता था। उसने अपनी मेहनत और लगन से मधुबाला की विधवा पेंशन भी लगवा दी थी। मधुबाला उसके प्रति धीरे धीरे एक गहरा लगाव महसूस करने लगी थी, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। दूसरी ओर कैलाश उसे हमेशा आदर और सम्मान की नज़र से देखता था। एक दिन जब वो मधुबाला को सब्जी मंडी से सब्जी दिलवाने के लिए लेकर गया था, तब लौटते वक्त मधुबाला ने उसे पास के ही एक अच्छे रेस्टोरेंट में रोक लिया था। मधुबाला मुस्कुराकर बोली, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, आज एक कप कॉफ़ी मेरी तरफ से हो जाए। कैलाश ने मना नहीं किया और वो दोनों रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और वे एक शांत कोने में बैठ गए। मधुबाला ने कॉफ़ी मंगवाई, जबकि कैलाश ने ठंडा पीना पसंद किया। बातचीत हल्की फुल्की और सहज थी। मधुबाला ने भी उसे देखकर ठंडा मंगवा लिया। कैलाश ने पहली बार महसूस किया कि मधुबाला की आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे कोई बात कहने की कोशिश कर रही हो। उनकी बातचीत हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन मधुबाला के चेहरे पर एक अनकही शरारत झलक रही थी। कैलाश को कुछ असहजता महसूस हुई, जैसे माहौल बदल रहा हो। मधुबाला ने मुस्कुराते हुए उससे कुछ व्यक्तिगत बातें करना शुरू कर दिया। वो उसे अपने जीवन की कठिनाइयों और अकेलेपन के बारे में बता रही थी। कैलाश चुपचाप सुन रहा था। वो हर बात का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन मधुबाला ने शायद उसकी खामोशी को उसकी सहमति समझ लिया। खाने पीने के बाद दोनों घर लौट गए। घर पहुंचने पर जब कैलाश मोटरसाइकिल से सब्जियां उतार रहा था, तब मधुबाला उसके पास आ गई। उसने कैलाश से कहा, आप हमेशा इतना ध्यान रखते हैं मेरा। कभी कभी सोचती हूँ कि आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। कैलाश थोड़ा सा मुस्कुराया और जवाब दिया, कर्ज जैसी कोई बात नहीं है मधुबाला जी, ये तो मैंने बस इंसानियत के नाते किया है। मधुबाला उसकी बात सुनकर हंस दी और बोली, इंसानियत से ज़्यादा है कैलाश, ये तो दोस्ती से भी बढ़कर है। वो ये कहकर अंदर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी।
कैलाश अब सोच में पड़ गया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मधुबाला शायद उसे लेकर कुछ अलग सोच रखती है। एक दिन मधुबाला ने कैलाश को अपने घर बुलाया। वो थोड़ी गंभीर और झिझक भरी दिख रही थी। उसने कुछ देर की बातचीत के बाद साहस जुटाकर कहा, कैलाश देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कैलाश ने उसे चौंक कर देखा और बोला, क्या बात है मधुबाला, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मधुबाला ने गहरी सांस ली और सीधे शब्दों में कहा, मैं आपको चाहने लगी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब अकेले नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर कैलाश का दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर के लिए कैलाश खामोश हो गया और कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने धीरे से आवाज में कहा, मधुबाला, तुम मेरी दोस्त की पत्नी हो, इस बारे में मत सोचो, ये ठीक नहीं है। मधुबाला की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अकेलेपन ने मुझे अब तोड़ दिया है। कैलाश, मुझे किसी का साथ चाहिए। मैं जानती हूँ तुम भी अकेले हो। क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? कैलाश के मन में अब उथल पुथल मच गई थी। वो मधुबाला की बातों और अपनी स्थिति के बीच फंस गया था। कुछ देर तक दोनों के बीच गहरी चुप्पी छाई रही। मधुबाला ने धीरे से उसके पास आकर कहा, कैलाश, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कैलाश ने उसकी बात सुनी, लेकिन अपने मन को शांत करते हुए कहा, मधुबाला, मुझे समय दो। मैं तुम्हारे बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोचकर ही कोई फैसला ले सकता हूँ। मधुबाला ने उसकी एक न सुनी और सहजता से उसके करीब आ गई। उसकी आंखों में स्नेह और गहरा भाव झलक रहा था। कुछ देर तक वो बस चुपचाप कैलाश की आंखों में देखती रही। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा ऊपर उठा लिया। उसके खुले हुए होंठ जैसे कैलाश का इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर अब कैलाश खुद को रोक न पाया और उसने अपने होंठों को मधुबाला के होंठों पर रख दिए और उसके प्यार को अपनी सहमति दे दी। फिर मधुबाला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैलाश, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या तुम भी वही महसूस करते हो? कैलाश कुछ बोल नहीं पाया। वो उसकी बात और अपने भीतर उठ रही भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। तभी अचानक हल्की हंसी की आवाज ने माहौल को बदल दिया। निशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आपने तो सब कुछ साफ ही कर दिया। अब अंकल को तो हाँ कहना ही पड़ेगा। मधुबाला एकदम से चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई। उसकी शर्म से लाल हो रही आंखें अब निशा की ओर देख रही थीं। उसने हल्के गुस्से में कहा, निशा, यहाँ से अभी के अभी जाओ। बड़ी होशियार हो गई हो तुम। निशा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो बस जा ही रही हूँ, आप दोनों बातें करो। अंकल लगे रहिए। उसकी बात सुनकर कैलाश पूरी तरह असहज हो गया। उसके मन में एक डर और झिझक घर कर गई कि कहीं निशा ये सब किसी और से ना कह दे। लेकिन निशा मुस्कुराती हुई चली गई। उसके जाने के बाद मधुबाला ने फिर से शांत होकर कैलाश से कहा, देखो, मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकती। तुम ऑफिस के बाद ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। कैलाश ने कोई जवाब न दिया और बस सर हिलाकर बाहर जाने लगा। मधुबाला ने उसका हाथ थामा और दरवाजे तक छोड़ने आई। निशा ने जाते जाते मुस्कुराकर कहा, अंकल, जल्दी आना, मम्मी की हर बात सुननी पड़ती है। मधुबाला हल्के से हंसी और निशा के गले लग गई। कैलाश खामोशी के साथ बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। आखिर आपने कैलाश अंकल को मना ही लिया मम्मी। अंकल तो सच में बहुत अच्छे हैं, निशा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मधुबाला उसकी बात सुनकर थोड़ा झेंप गई और हल्की नाराजगी जताते हुए बोली, चुप हो जाओ निशा, ऐसा मत कह, नहीं तो कैलाश क्या सोचेगा। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी, मजाक कर रही हूँ। वैसे अंकल सच में अच्छे इंसान हैं। आप दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट है।
ये सुनकर मधुबाला ने उसे गौर से देखा और कहा, अब जाओ यहाँ से, शरारतें मत करो। कैलाश निशा और मधुबाला की शरारतें भरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने सहजता से कहा, आप दोनों तो बहुत मस्त बातें करती हैं। खैर, मैं शाम को जरूर आऊँगा। ये सब कहने के बाद भी कैलाश के दिल में अजीब सी खलबली मची हुई थी। दिन भर ऑफिस के काम करते हुए उसके मन में यही सवाल बार बार उठता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मधुबाला सच में मुझे पसंद करती है? उसने खुद से कई बार ये सवाल किया। उसके मन में मधुबाला की बातों और निशा की शरारतों के बीच की कड़ियां जुड़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि मधुबाला का लगाव शायद सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। काम के दौरान भी वो बार बार मधुबाला के शब्द और उसकी मुस्कान को याद कर रहा था। एक और वो इस रिश्ते को लेकर दुविधा में था, तो दूसरी ओर मधुबाला का प्यार और स्नेह उसे अपनी तरफ खींच भी रहा था। कैलाश की पत्नी को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। क्या अब ये एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है? पर निशा ने ऐसा क्यों कहा था? क्या वो मजाक कर रही थी या उसमें भी कोई और बात छुपी थी? कैलाश ने इन विचारों को झटक दिया। वो सोचने लगा, मधुबाला जो अभी जवान है, अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार है, और मैं जो अब 42 साल का अधेड़ आदमी हूँ, क्या ये रिश्ता संभव है? वो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि मधुबाला जैसी सुंदर और आत्मनिर्भर महिला के लिए उसके जैसे व्यक्ति का क्या महत्व हो सकता है। शाम को कैलाश ने अपनी दुविधा को दरकिनार किया और ऑफिस से 4 बजे ही निकल गया। वो सीधे मधुबाला के घर पहुंच गया। दरवाजे पर निशा ने उसे देखकर कहा, अंकल आप तो 5 बजे आने वाले थे ना? कैलाश ने हंसते हुए जवाब दिया, मन नहीं लग रहा था तो सोचा जल्दी चला जाऊं। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं की। निशा ने दरवाजे से हटते हुए मुस्कुराकर कहा, अंदर आइए। वैसे बताइए, मेरी मम्मी कैसी लगी आपको? निशा की तिरछी मुस्कान और सवाल सुनकर कैलाश थोड़ा असहज हो गया। उसने हल्के से कहा, वो बहुत अच्छी है। निशा ने उसकी झिझक को नोट किया, लेकिन उसने मजाकिया लहजे में फिर पूछा, और मैं कैसी लगती हूँ अंकल? कैलाश इस सवाल से थोड़ा और असहज हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और नजरें दूसरी तरफ कर लीं। निशा ने खुद को उसे दिखाते हुए बिल्कुल उसके सामने आ गई, जैसे वो अपना सौंदर्य और खूबसूरती कैलाश को दिखाना चाहती हो। कैलाश अब सोच में पड़ गया। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो निशा। उसने निशा की ओर देखकर कहा और बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। निशा शरारत से हंसते हुए सोफे से उठी और मस्ती भरे अंदाज में बोली, अंकल आपकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। आप हमेशा सच्ची तारीफ करते हैं। कैलाश को निशा की चंचलता और मासूमियत भली लगी, लेकिन वो इसके इन मजाकिया लहजों से थोड़ा असहज भी महसूस कर रहा था। निशा ने हंसते हुए फिर कहा, अंकल मम्मी को आप बहुत पसंद हैं। आप जानते हैं, वो हमेशा आपकी ही बातें करती रहती हैं। कैलाश ने ये सुनकर हल्की झिझक के साथ कहा, तुम्हारी मम्मी भी तो बहुत अच्छी इंसान है। मैं उनकी मदद करना अपना फर्ज मानता हूँ। निशा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अरे अंकल, आप तो हमेशा इतने सीधे सादे जवाब देते हैं, कभी मजाक भी कर लिया करो। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, शरारतें तुम्हारे जैसी नहीं आती मुझे। मैं तो बस तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की मदद करना चाहता हूँ। निशा ने ठहाका लगाया और कहा, अच्छा ठीक है अंकल, वैसे मम्मी का बहुत ध्यान रखना, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहती हैं। कैलाश और निशा के बीच की बातचीत हल्की फुल्की और मजाकिया चल रही थी। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आपकी बातों में मम्मी से भी ज़्यादा मज़ा आता है। आप तो हमेशा हंसाते ही रहते हो। कैलाश ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम दोनों ही बहुत मस्त हो, तुम्हारी मम्मी भी और तुम भी। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, आप मम्मी से ज़्यादा मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? मम्मी सुन लेगी तो डांटेगी। कैलाश ने शरारत भरे लहजे में कहा, अच्छा अब डांट की चिंता भी होने लगी। दोनों के बीच की ये हंसी मजाक भले ही हल्की थी, लेकिन इसके पीछे गहरी आत्मीयता
और आपसी समझ झलक रही थी। निशा ने फिर शरारत करते हुए कहा, वैसे अंकल आप मम्मी का ध्यान रखना, वो आपसे बहुत खुश रहती हैं। कैलाश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, मैं तो बस उन्हें अपनाना चाहता हूँ। निशा ये सुनकर खिलखिलाती हुई बोली, ठीक है अंकल, वैसे भी मम्मी कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। निशा हंसी मजाक के मूड में थी और कैलाश के पास बैठकर उससे बात करने लगी। अंकल, आपके पास रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। कैलाश उसकी बातों से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने माहौल को हल्का रखने के लिए बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कैलाश ने पूछा। सब ठीक है अंकल, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि मम्मी आपकी तारीफ क्यों करती रहती है, निशा ने शरारत भरे लहजे में कहा। कैलाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तो बस मम्मी की आदत है ना, वो सभी की तारीफ करती है। निशा ने गंभीर होकर कहा, लेकिन अंकल आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मम्मी ने मुझे बताया है कि आपने उनके मुश्किल समय में बहुत मदद की थी। कैलाश ने विषय को बदलते हुए कहा, और तुम तो अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। मम्मी को खुश रखना सबसे बड़ी बात है। निशा ने सर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं अंकल, मैं हमेशा मम्मी का साथ देती हूँ। तभी बाहर खटपट की आवाज़ सुनकर निशा जल्दी से वहां से हट गई और अपने कमरे में चली गई। कैलाश थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद मधुबाला बाजार का सामान लेकर घर लौटी। अरे, आपकी बाइक देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप आ गए हैं, मधुबाला ने मुस्कुराते हुए कहा और सामान एक तरफ रखकर सोफे पर बैठ गई। कैलाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ आज कुछ जल्दी ही आ गया, सोचा आपसे मिल लूं। मधुबाला हंसी और बोली, आप तो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कैलाश ने सहजता से बात आगे बढ़ाई, बाजार में सब कुछ मिल गया? हाँ सब मिल गया, अब चाय बना लाती हूँ। मधुबाला उठने लगी, लेकिन कैलाश ने उसे रोक दिया। अरे बैठिए ना, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लीजिए। मधुबाला उसकी बात सुनकर फिर से बैठ गई। माहौल में हल्कापन था और दोनों हंसी मजाक में बातें कर रहे थे। तभी निशा कमरे से बाहर आकर बोली, अरे मम्मी आप तो अंकल के साथ गप्पे मारने में व्यस्त हैं, चाय भी पिलाइए ना। मधुबाला ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तुम चाय का इंतजाम करो, मैं अंकल से बातें करती हूँ। निशा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। कैलाश और मधुबाला की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो रही थी। मधुबाला ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का साहस दिखाया था और कैलाश ने इसमें उसका साथ दिया था। दोनों ने शादी कर ली। एक दिन मधुबाला ने चाय बनाते हुए कहा, आप सच में हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। निशा भी अब आपको अपना अच्छा दोस्त मानने लगी है। कैलाश मुस्कुराते हुए बोला, ये तो आपका और निशा का अपनापन है, मैंने तो बस वही किया जो एक अच्छा दोस्त करता है। निशा ने कमरे में आते हुए कहा, अंकल आप और मम्मी बातें ही करते रहेंगे या कभी हमारे साथ फिल्म भी देखने चलेंगे? अरे चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही हो या नहीं? कैलाश ने हल्के मजाकिया लहजे में पूछा। अरे अंकल, मैं सब मैनेज कर लेती हूँ, और हाँ, मम्मी को भी थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, वो आपके साथ बहुत खुश रहती हैं, निशा ने हंसते हुए कहा। मधुबाला ने मुस्कुराकर कहा, ये लड़की भी ना हमेशा मजाक करती रहती है, लेकिन सच कहूँ तो आप दोनों के साथ वक्त बिताना मुझे भी अच्छा लगता है। कैलाश ने सहजता से जवाब दिया। शाम का माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा था। तीनों ने मिलकर साथ में चाय पी, कुछ मज़ेदार कहानियाँ साझा की और हंसी खुशी का समय बिताया। मधुबाला ने मोबाइल उठाकर कैलाश को फ़ोन लगाया। फ़ोन की घंटी सुनते ही कैलाश ने मोबाइल निकाला और हंसते हुए बोला, हेलो कौन? मैं मधुबाला। दूसरी ओर से आवाज़ आई। कैलाश ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी औपचारिक क्यों हो रही हो, कुछ काम था क्या? नहीं, बस ऐसे ही सोचा आपको फ़ोन कर लूं। मधुबाला मुस्कुराई।
निशा जो पास में ही खड़ी थी वो भी इस बातचीत को सुनकर मुस्कुरा दी। अंकल मम्मी आपको फ़ोन पर परेशान कर रही हैं तो मैं उनकी जगह बात कर सकती हूँ, उसने मजाक में कहा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी से बात करना कोई परेशानी नहीं बल्कि खुशी की बात है, कैलाश ने माहौल को हल्का करते हुए जवाब दिया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। मधुबाला ने फ़ोन रखते हुए कहा, देखा अब आपको बार बार फ़ोन करना पड़ेगा, तो ठीक है, जब भी ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा, कैलाश ने आत्मीयता से कहा। शाम को तीनों ने साथ बैठकर चाय पी और हंसी मजाक में समय बिताया। उनका रिश्ता अब पहले से ज़्यादा सहज और घनिष्ठ हो गया था। मधुबाला और निशा ने महसूस किया कि कैलाश उनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उनकी ज़िंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जहां खुशी और अपनापन उनके हर दिन की कहानी का हिस्सा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिससे उनकी खुशियां हमेशा के लिए बिखर कर रह गईं। दोस्तों, यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी का अगला भाग कल आएगा।